जय हिंद दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इस समय पर दुनिया चल रही है, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है कि एक नया अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर लगातार चेंज हो रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से चेंज हो रहा है कि पुरानी जो शक्तियां हैं वो कंपैरेटिवली कमजोर हो रही हैं। पुरानी शक्तियों के अंदर मैं अमेरिका, रशिया, चाइना की बात, अमेरिका, रशिया और यूरोप की बात कर रहा हूं, और नई शक्तियां जो हैं वो उभर रही हैं। इसमें चाइना और इंडिया बहुत ही मजबूती के साथ लगातार उभरती चली जा रही हैं। तो सवाल यहीं से उठता है, या यूं कहें कि नई एक डिस्कशन इमर्ज होके आती है कि क्या यहां इन दोनों को रोकने के लिए कोई नया अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है या नया अखाड़ा इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों समझिए मामला क्या है। मामला है बैटल ग्राउंड का। आप कहोगे क्या है ये? तो दोस्तों देखो, सीधी सी बात ये है, अगर पुरानी विश्व शक्तियों को हम देखें, पुरानी वर्ल्ड पावर्स को देखें, तो यहां किसी टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था। ये यूएसएसआर ताकतवर था और दो आइडियोलॉजीज के वॉर के अंदर ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़ा हुआ था। वहीं एक पावर अमेरिका यहां मौजूद है और उसके अलाइड कंट्रीज यूरोप यहां मौजूद है। अगर आप यहां देखें तो यूरोप ने यूएसएसआर को रोकने के लिए अलग अलग बैटल ग्राउंड्स क्रिएट कर रखे थे और उन बैटल ग्राउंड्स के अंदर चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई। जैसे अगर आप यहां यूरोप में देखें तो पूरे यूरोप उस टाइम पर नाटो कंट्रीज होता था, तो अमेरिका ने यूएसएसआर को रोकने के लिए सबसे पहली बात तो 10 कंट्रीज को इकट्ठा मिला के नाटो बनाया। नाटो के अंदर ध्यान दीजिए, नॉर्वे है, स्वीडन के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ज्यादा हेल्प करी, लेकिन स्वीडन को नाटो का हिस्सा ज्यादा साफ साफ तौर पर नहीं बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीस और टर्की, भले ही इनकी पूरी कितनी मर्जी कमजोरी रही हो, कितनी मर्जी पुरानी दुश्मनी रही हो, ये दोनों के दोनों नाटो के अंदर शामिल थे। इटली नाटो में शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह जितने भी कंट्रीज थे, ये सारे शुरू में 10 जो देश थे वो सारे के सारे, डेनमार्क वगैरह मिला मिलू के नाटो में शामिल था। यानी यहां पर रशिया को घेर कर खड़े हैं कि कल को रशिया किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसका सीधा मामला ये है कि यहां पर नाटो कंट्रीज इसे घेर लेंगी। घेरना एक अलग चीज है, लेकिन अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने कभी भी अपने नेबरहुड को परेशान नहीं किया या अपने नेबर्स यानी अपने जो पड़ोसी हैं उनके खिलाफ वहां कभी आग नहीं लगाई। रशिया भी कम नहीं था, क्यूबा से लेकर वेनेजुएला तक अगर आप देखें तो अमेरिका की नाक के नीचे, नाक तो एक शब्द मैं बस क्या यूज कर रहा हूं, अमेरिका की नाक के नीचे, अगर आप इसे अमेरिका की नाक समझ रहे हैं तो उसकी नाक के नीचे क्यूबा के अंदर, क्यूबा को अपना दोस्त बना रखा है, वेनेजुएला को अपना दोस्त बना रखा है, और क्यूबा में तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की तैयारी कर ली थी कि अगर अमेरिका ने एक मिसाइल रशिया पर फेंकी या नाटो कंट्रीज ने एक मिसाइल रशिया पर छोड़ी तो क्यूबा से सीधा मिसाइल अमेरिका के किसी भी कोने पर जा सकती है। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप समझ सकते हैं। लेकिन नाटो, पूरा वेस्ट जो है, यहां लड़ाई की तैयारी तो थी, लेकिन कभी भी ना तो रशिया ने और ना ही अमेरिका ने इस इलाके के अंदर बैटल ग्राउंड क्रिएट नहीं होने दिया। यहां फिर भी कमोबेश शांति थी, टेंशन भले ही थी लेकिन शांति थी। यानी अपने पड़ोस में आग नहीं लगाई। आग कहां लगाई? आग लगाई यहां तुर्कमेनिस्तान जो आज है, वो पहले ये सारे रशिया का हिस्सा होते थे, यहां आग लगाई। एक बैटल ग्राउंड क्रिएट हुआ रशिया को उलझाने के लिए, और रशिया ने अपनी मेन जो उसकी पॉपुलेशन 95% पॉपुलेशन जहां रहती है, उस पॉपुलेशन से दूर
अफगानिस्तान को एक नया बैटल ग्राउंड चुना। यहां दोनों पावर्स आपस में भिड़ी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू और सेंट्रल एशिया जो है या रशिया जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू। अफगानिस्तान को बनाया बैटल ग्राउंड और उसको सुलगाए रखा, रशिया को इस आग में उलझाए रखा, जलाए रखा। नतीजा उसका यह हुआ कि एक ना एक दिन इस रशिया को अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के अंदर आने की वजह से, परिस्थितियों की वजह से यहां अफगानिस्तान की लड़ाई में कूदना पड़ा, अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड में कूदना पड़ा। और बैटल ग्राउंड में कूदने के बाद यहां से सिचुएशंस जो हैं वो रशिया के अगेंस्ट होती चली गई और कहीं ना कहीं रशिया को उलझा कर खड़ा कर दिया गया। अब यहां एक बात समझ लीजिए, ये जो अमेरिका वगैरह हैं, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की हमेशा से एक आदत रही है कि वो अगले 50 साल की स्ट्रेटेजी बनाकर चलने की हमेशा कोशिश करते थे। ये इनका हमेशा से एक बिहेवियर रहा है कि 50 साल की स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं। 50 साल की। पहली बार 2015 के अंदर विजन 2050 जो देखा गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से नीति आयोग और सब चीज़ों ने प्लान करना शुरू किया और ये बताया कि भाई सीधी सी बात ये है कि हम 2050 में किस तरीके से हिंदुस्तान को देखते हैं। वो 9 पॉइंट फार्मूला एंड ऑल उन सबको डिस्कशन करते थे। तो पता लगा कि पहली बार इंडिया ने भी 50 साल बाद का इमेजिन करने की कोशिश की और ये कहा कि हम 50 साल बाद कहां खड़े होंगे, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो उनको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हुई, या यूं कहें थोड़ा सा इन्होंने काफी हद तक सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अब नया जो यूएसएसआर है उसका तो फॉल हो चुका है, यूएसएसआर गिर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अगला पार्ट क्या है समझिए। अब नई पावर्स जो इमर्ज हुई वो एक तो चाइना और दूसरा जो पावर इमर्ज हुआ वो है इंडिया। ये दो पावर्स इस टाइम पर उभर कर आई हैं और यूएसएसआर की जगह जो रशिया है वो एक पॉसिबल थ्रेट है, जो कि यूएसएसआर मतलब रशिया अगर चाइना के साथ खड़ा हो जाए तो सारी की सारी इक्वेशन को अगेंस्ट कर सकता है यूरोप के। ऐसे में रशिया को उलझाने के लिए पहली बार मजबूरी में सही ये जो आग अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे देशों में लगती थी, पहली बार यूरोप की पड़ोस में ये आग लगी है और अब ये एक बैटल ग्राउंड प्रिपेयर हुआ है। और इस बैटल ग्राउंड के अंदर, पहले बैटल ग्राउंड पोलैंड होता था, इट इज द नेचर, दो सुपर पावर्स के बीच में जो पावर होगी वो हमेशा बैटल ग्राउंड होगा। दो सुपर पावर्स के बीच में जो भी जगह होगी, जो भी देश होगा, वो बैटल ग्राउंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कौन सा देश उस बैटल ग्राउंड को ज्यादा सुलगाता है और कौन सा मजबूरी में कूदता है। पहले यह बैटल ग्राउंड पोलैंड रहा, अब पोलैंड वो बैटल ग्राउंड, क्योंकि जब हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा किया और स्टालिन के साथ पोलैंड के मामले में ही उसने डील किया था कि पोलैंड देंगे या नहीं देंगे जिस तरीके से। लेकिन यूक्रेन बैटल ग्राउंड बन चुका है और पहली बार जो लड़ाई है वो रशिया को रोकने के लिए सही, रशिया को थका देने के लिए सही, यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही है। इसीलिए पूरा यूरोप जो है वो टेंशन में है कि भाई असलियत में समस्या क्या आने वाली है। इस बार लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 70 साल के बाद कि एक नया बैटल ग्राउंड मेरे पड़ोस में आकर खड़ा हो गया है। और अब ये लड़ाई और उसका स्पिल ओवर यानी जो रायता है वो कितना फैलेगा, इसका अंदाजा अब मैं और आप नहीं, कोई भी नहीं लगा पा रहा कि रायता कितना फैलेगा। लेकिन रशिया को खत्म करने, रशिया को ईस्टर्न फ्रंट पे एंगेज करने के लिए ये बैटल ग्राउंड नया क्रिएट कर दिया है। अब आप ये मत सोचना कि बांग्लादेश पे क्यों नहीं आ रहा, अभी आऊंगा, बैटल ग्राउंड की कहानी तो सुन लो। अब यही काम अफगानिस्तान में था, अब अफगानिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं, वहां तालिबान आ चुका है
और तालिबान ऐसा बंदा है या तालिबान ऐसा देश है जो इतना ज्यादा बिखरा हुआ है कि वो यहां रायता तो फैलाएगा, स्पिल ओवर तो क्रिएट करेगा, लेकिन अब ये बैटल ग्राउंड नहीं बचा। अब बैटल ग्राउंड बचा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को के अंदर आप मानिए इस समय पर दो ताकतें एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में एक ताकत जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है उसका नाम है चाइना। चाइना लगातार पाकिस्तान के साथ मतलब फाइनेंस की फॉर्म में बहुत डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, और दूसरा यहां अमेरिका जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में। तभी कभी आप देखेंगे इमरान खान को जिस तरीके से पावर से हटाया गया, ऐसा पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो यूएसएसआर की यात्रा करते हैं, यूएसएसआर जाते हैं, यूएसएसआर के साथ अपना जो रिलेशन है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1971 वॉर में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और बांग्लादेश छूट गया था पाकिस्तान के हाथ से, वैसी ही अब इसीलिए रशिया अच्छा दोस्त प्रूव हुआ। अब क्योंकि रशिया अच्छा दोस्त प्रूव हुआ तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने रशिया के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू करी। नतीजा उसका यह हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वा दिया गया। इंडिया यहां जीत गया था। अब यहां पाकिस्तान में दूसरा एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जिसने रशिया के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करी और अमेरिका को खुल के गालियां बकना शुरू किया। अमेरिका को खुल के गालियां बकना शुरू किया और रशिया का विजिट किया, और वो भी उस टाइम पर जब रशिया अगले दिन यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा था और खुली एक सिचुएशन थी कि आज नहीं तो कल रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। आज नहीं तो कल रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। ये सिचुएशन जो थी वो यहां पर थी। अंदाजा आप लगाकर देख सकते हैं। यहां से इसीलिए पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ जो कि प्रो अमेरिका और प्रो यूरोप है उसके साथ पींगे बढ़ा रहा है, उसको ला दिया गया। और हालात ये हैं आज के दिन कि पाकिस्तानी आर्मी से लेकर पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम पूरे का पूरा अमेरिका और चाइना के बीच में फंस चुका है। बैटल ग्राउंड। अब आप सोचकर देखिए, यही अमेरिका इस बे ऑफ बंगाल के ऊपर अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? यहां एक देश है जहां पर दो सुपर पावर्स आपस में आकर मिल रही हैं और उस देश का नाम है म्यांमार। ये जो म्यांमार है यहां पर आंग सान सू की, सोचकर देखिए, आंग सान सू की कभी नोबेल प्राइज ले रही हैं, कभी बराक ओबामा के साथ, कभी मोदी के साथ, सबके साथ फोटोएं खिंचवा रही है, इंटरनेशनल लीडर बन चुकी है और पूरे यूरोप का उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ था। नतीजा उसका यह हुआ, आंग सान सू की जिसे चाइना ने चाइना किसी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था, चाइना के अकॉर्डिंग वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल नहीं रहा था और पॉसिबली पूरा अमेरिका जो है वो म्यांमार में घुसने की तैयारी कर रहा था। लेकिन समस्या यह है कि 1960s के बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोप ने जिस तरीके से म्यांमार को डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो अबेंडन किया, इसे कहते हैं अबेंडन, भुला देना, अबेंडन किया, उसी का नतीजा यह था कि चाइना ने 1960s से लेकर और अप्रोक्सीमेट 2008 तक पूरे के पूरे म्यांमार सिस्टम के अंदर इतनी गहरी पैंठ बना ली कि वहां से चाइना को निकाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना समझ लीजिए, यही कारण था कि जब थोड़ा सा आंग सान सू की ने कोशिश करी तो वहां रोहिंग्या इशू कहो या कुछ भी, आर्मी कू करवाया और आर्मी कू करवा के आंग सान सू की को तो जेल में डाल दिया और मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया। अब आप सोच कर देखिए, मिलिट्री रूल जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ पूरी दुनिया म्यांमार से दूरी बनाए हुए है और चाइना आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, सब चीजें हैं। इंडिया यहां पर बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा है क्योंकि म्यांमार से किसी भी तरीके का कलेश सीधा सीधा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की
जो स्टेबिलिटी है, शांति है, उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। यानी म्यांमार में चाइना की प्रेजेंस इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इंडिया इस चीज को समझता है। इसीलिए इंडिया ने म्यांमार के अंदर बहुत ही सूझबूझ के तरीके से, सोचे समझे तरीके से, बैलेंस्ड फॉर्म में सिचुएशन को आगे बढ़ाने की सोच रखी है या डील कर रहा है। आर्मी को ना तो हां कह रहा ना कह रहा। रिलेशंस बहुत बीच बीच के हैं, ना अच्छे ना बुरे, बस शांति बनी हुई है, सबसे बड़ी बात है। और चाइना आर्मी का इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका और यूरोप की तो हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां सीरीज ऑफ इवेंट्स में या सीरीज ऑफ जिसे कहते हैं वॉर के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि यहां अमेरिका और यूरोप इस कोविड का जो फायदा उठाने की सोच रहे थे, कोरोना वैक्सीन और दूसरी चीजें बना बनू के, ये सारे के सारे अब उस सब चीजों पे पानी फेर दिया इंडिया ने। और चाइना से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो था वो इंडिया की तरफ फ्लो करना शुरू किया। यानी नाउ इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर। अब 50 साल बाद आप दुनिया को देखिए कि चाइना एक सुपर पावर है, इंडिया एक सुपर पावर है, अमेरिका डिक्लाइनिंग है, यूरोप डिक्लाइनिंग है, रशिया उम्मीद करते हैं कि 2035 तक हालात ज्यादा खराब होंगे और पुतिन जो कम्युनिस्ट पार्टी का लास्ट एक रिमेन बचा हुआ है वो जा चुका होगा और एक कमजोर सी डेमोक्रेसी रशिया में किसी तरीके से होगी जो अमेरिका के गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम कर रही होगी और शायद वो चाइना से लड़ रही होगी। ऐसे में यूरोप और अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली दो बड़ी सुपर पावर इंडिया और चाइना। म्यांमार के अंदर चाइना की पकड़ है, उसको आप हिला नहीं पा रहे। लेकिन यहां आपको नहीं लगता कि अगर इस 20 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, इसका मतलब इंडिया की सारी सुपर पावर धरी की धरी रह जाएगी और अब इंडिया किसी भी तरीके से अपने इस 4000 किलोमीटर के बॉर्डर को कंट्रोल करने में लगा रहेगा जो काफी ज्यादा वल्नरेबल आज भी है। 20 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन, 20 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन जो बांग्लादेशी के नाम पर इंडिया में आज भी एक इशू है। बांग्लादेशी होना अपने आप में एक इशू है, इतना समझ लीजिए। अब आप सोच के देखिए, यहां पर देखो यार, पढ़ाने का हमारा एनालिसिस ऐसा ही होता है, हम फैक्ट्स पे नहीं जाते, अखबारों की कटिंग ला के फैक्ट्स पे पढ़ाएंगे, मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकता। मेरी आदत है भैया, क्लास में हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, अखबारों में कटिंग्स जो मेन है वो तुम्हें मिल जाती हैं, देख लेते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेन बात है एक ओपिनियन डेवलप करना कि जो हम क्लास ले रहे हैं उसके बाद आप कोई सा भी कुछ भी पढ़ोगे, ओपिनियन अगर आपका ढंग से डेवलप है तो आप कहीं मार नहीं खाओगे, समझे। अब आप सोचिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पिछले अखबारों के पन्ने उठाकर देखिए आप, अखबारों में पीछे की तरफ जो अगर आप पन्ने उठाकर देखोगे तो अभी 2 साल पहले की बात है, बांग्लादेश के अंदर एक मामला हुआ। मामला यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ गए। उन दंगों के अंदर जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो एक मुस्लिम हनुमान जी जो वहां जागरण हो रहा था उसके हाथ में कुरान रख के चला जाता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। सारे मुसलमान भड़क जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कुरान की बेअदबी हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई और तुमने क्या किया, हिंदुओं को वहां मारना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने मारना शुरू कर दिया। यानी वहां कम्युनल हार्मनी खराब हुई। जो हिंदू वहां माइनॉरिटी में है वो पिटने लगा और जैसे ही हिंदू वहां जो माइनॉरिटी में है पिटने लगा, उसका रिपरकेशन कहो या रिएक्शन कहो इंडिया में नजर आने लगा और इंडिया के अंदर टेंशन क्रिएट हुई। इंडिया के जो हिंदू राइट विंग है वो एकदम से खड़ा हुआ और उसने कहना शुरू किया कि जनाब आप जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और कैसे भी आप हमारी बात को समझें और बांग्लादेश पर दबाव बनाएं। हमारी भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश करी।
तो बांग्लादेश की तरफ से आया, आप अपनी तरफ के माइनॉरिटीज को देखो वगैरह वगैरह, एक तरीके के जो हमारे रिलेशंस थे उसमें उठापटक शुरू हो गई। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी जो है वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। आज बांग्लादेश हॉस्टाइल हो जाए या आज बांग्लादेश चाइना के फेवर में सीधा सीधा जाकर खड़ा हो जाए तो हमारे देश की जो वो चिकन नेक वाले 30 किलोमीटर की जो बेल्ट है ना, उसका एक एक किलोमीटर बचाना भारी हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, एक एक किलोमीटर बचाना भारी हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमारे देश की हालात ये हो जाएंगी। पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया को रोकने के लिए वहां पर अब बैटल ग्राउंड सा क्रिएट हो रहा है। थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि रशिया और अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो बांग्लादेश में हैं, उनका ट्विटर वॉर शुरू हो गया। आपस में एक दूसरे को ट्वीट कर करके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, खूब लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। और जब वो खूब लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो हालात क्या मतलब है? हालात का मतलब ये है कि भैया उनकी सबसे बड़ी सिचुएशन यहां पर ये है कि वो टेंशन मतलब आपस में, यानी अब वो बांग्लादेश को कंसंट्रेट करके काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि चाइना के विदेश मंत्री, जो अभी नए विदेश मंत्री बने हैं, किंग गोंग समथिंग, किंग गोंग जो हैं वो विदेश मंत्री बने, और वो विदेश मंत्री जब अफ्रीका जा रहे थे तो 1 घंटे के लिए बांग्लादेश रुके, रिफ्यूलिंग के नाम पे 1 घंटे बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने उनको रिसीव किया, अटेंड किया, और 1 घंटे बाद वो चले गए। कैन यू इमेजिन? 1 घंटे की विजिट, 1 घंटे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। मंशा पता लगती है, सिग्नल मिल जाता है, सिग्नल दे दिया जाता है, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, सब चीजों का डिस्कशन वहां हो जाता उस 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे डीप एनालिसिस नहीं होता, डीप डिस्कशन नहीं होता, लेकिन सुपरफिशियल एनालिसिस और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि दोनों क्या चाहते हैं। इतना काम कि जी तेल कम था, तेल तो बहाना होता यार। अब आप सोचिए, यानी रशिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया, ये 4 सुपर पावर्स अब बांग्लादेश को कंसंट्रेट कर रही हैं। और म्यांमार और बांग्लादेश के ऊपर चारों का कंसंट्रेशन होने का सीधा मतलब है कि पूरे का पूरा बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलिटराइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही बे ऑफ बंगाल का मिलिटराइजेशन होगा, इंडिया का डिफेंस बजट कई गुना बढ़ने की जरूरत महसूस होगी। अभी तक हम नेवी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, अब हमारे को अपने ऊपर वाले बॉर्डर्स को, यानी नॉर्दर्न बॉर्डर्स को बचाने पे जितना आर्मी पे खर्च करना पड़ रहा था, नेवी को थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर देते थे, अब नेवी को भी उतना ही ध्यान से देखना पड़ेगा जितना हम नॉर्दर्न बॉर्डर्स को देखते थे, पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर्स को देखते थे। मिलिटराइजेशन होगा। दूसरा, अगर राइजिंग पावर्स होंगी और बांग्लादेश के अंदर अलग अलग धड़ों के अंदर जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही होगी, चाहे शेख हसीना है, चाहे खालिदा जिया है, तो अंदाजा आप लगाकर देखिए इंडिया की हालत क्या होगी। आज के दिन जैसे हम नेपाल के अंदर उलझे हुए से है ना, आज हम जैसे नेपाल के अंदर उलझे हुए से हैं, वैसे बांग्लादेश के अंदर हम उलझे हुए नजर आएंगे अगर आप इन सुपर पावर्स को देख लें। यहां पर प्लेयर्स के जो हैं, अगर आप मोटे तौर पर देखें, बाइडन एक तरफ लड़ रहे हैं और पुतिन उन्हीं अपनी ही खींचातानी में दूसरी तरफ। पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है जो खालिदा जिया को सपोर्ट करती है, मोदी जी की अपनी पॉलिटिक्स है जो शेख हसीना के फेवर में जाती है। पुतिन जो है वो इन दोनों के दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। शी जिनपिंग जो है वो चेक काट के देने की तरफ तैयार हैं और जापान भी चेक काट के देने की तरफ तैयार है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि ये सारे प्लेयर्स जो बड़ी पावर्स हैं, भाई जापान भले ही मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, लेकिन जापान को मानिए एक फाइनेंशियल सुपर पावर तो है जो अमेरिका के कहने पे काम करता है। पाकिस्तान इस्लाम का झंडा बरदार है, सऊदी अरेबिया से लेकर जितनी भी अरब कंट्रीज है उनका पैसा फंडिंग अगर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के रूट्स अभी मौजूद हैं और जबरदस्त रूट्स मौजूद हैं बांग्लादेश में अभी भी, और उनको रिप्लेस कर पाना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है किसी भी कंट्री के लिए, ये चीज आप समझ लीजिए। तो बांग्लादेश के अंदर इतनी सारी सुपर पावर्स क्यों? क्योंकि अगला जो पावर है वो इंडिया
उभर रहा है, और क्योंकि इंडिया आज के दिन उभर रहा है तो इन सुपर पावर्स को इंडिया की पूरी एनसर्कल करने के लिए या इंडिया को रोकने के लिए बांग्लादेश के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आज से 20 साल बाद अगर इंडिया को सुपर पावर बनने से रोकना है या किसी भी तरीके से, तो उसके पड़ोस का एक और घर जला दो, और वो है बांग्लादेश। अब समझना बांग्लादेश वालों को पड़ेगा कि भैया क्या उन्हें इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होने के लिए एक हथियार की तरह बनना है, या हिंदुस्तान से ही दोस्ती करके तरक्की का रास्ता खोलना है। क्योंकि हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश कमजोर रहे, क्योंकि जब जब बांग्लादेश में कमजोरी होगी, गरीबी होगी, भुखमरी होगी, तब तब इंडिया को टेंशन होगी, क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन बढ़ेगा। और दुनिया का कोई भी देश बांग्लादेश को इस तरीके से तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहेगा। वो सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बैटल ग्राउंड बना के अपने रोटियां सेक के निकलना चाहेगा। केवल इन सब में इंडिया ऐसा है जो चाहेगा कि बांग्लादेश शांत रहे, वरना दुनिया की कोई पावर ऐसी नहीं है जो चाहेगी कि बांग्लादेश शांत रहे। वो चाहेगी कि बांग्लादेश को कैसे ना कैसे करके अपनी तरफ खींचे, बांग्लादेश को नीचे गिराएं, वहां सिचुएशंस को खराब करें, और इंडिया का जहां लगभग पाकिस्तान बांग्लादेश का 90% बॉर्डर मैच करता है उसको मतलब डिस्टर्ब करें और इंडिया को फंसा के खड़ा करें अलग अलग सिचुएशंस में। अगर बांग्लादेश में एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनकर आकर बैठ जाती है तो इंडिया की कितनी सरदर्दी होगी आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये रियलिटी है। और सोचिए, इंडिया हॉस्टाइल नेबर से घिर चुका होगा, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, म्यांमार भी ज्यादा पड़ोसी नहीं है, और साथ में बांग्लादेश, श्रीलंका भी हालात खराब हैं, और इस तरीके के हालात में दुश्मनों को के हाथों बिकना बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो अंदाजा लगाकर देखिएगा हिंदुस्तान के पड़ोसियों के ऊपर इस समय पर नजर है, और कैसे भी करके इन सबको जलाने की तैयारी शुरू कर रखी है हिंदुस्तान के दुश्मनों ने, विरोधियों ने। अब आगे क्या होगा दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा बुरी है, खतरनाक है, प्रॉब्लमेटिक है। समय के अनुसार पता लगेगा कि मामला क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।